आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अनूप शहर के प्रत्याशी के शर्मा जी, नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेश शर्मा जी, हमारे नेता पुष्पेंद्र मलिक जी, समाजवादी पार्टी के नेता हुसैन खान साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के प्रवक्ता संजय तटकरे जी और सभी पत्रकार साथियों, सबसे पहले आज 30 जनवरी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। मैं बापू को आदरांजलि अर्पित करता हूं। निश्चित रूप से आज के दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। जिन लोगों ने, जिन विचारधारा के मानने वाले लोगों ने बापू की हत्या की, उन्हें लगा कि बापू की हत्या के बाद बापू के विचार पूरी तरह से देश दुनिया से खत्म हो जाएंगे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि महात्मा गांधी व्यक्ति नहीं, विचार है, और भले उनकी हत्या की गई हो, लेकिन बापू के विचार देश दुनिया में आज भी जीवित हैं। कुछ लोगों को मजबूरी वश बापू का नाम लेना पड़ता है और बापू के नाम लिए बिना राजनीति चल नहीं सकती। इसलिए मजबूरी वश बहुत सारे दल, बहुत सारे नेता बापू का नाम लेते हैं, लेकिन बापू के विचार को सरासर नकारने का काम सत्ताधारी पार्टी जो देश में है, राज्य में है, उसे नकारती है। लेकिन फिर भी बापू के विचार को खत्म नहीं कर सकते, ये भी उन्हें मान्य है। निश्चित रूप से जिस तरह की परिस्थिति देश में, उत्तर प्रदेश में खास करके है, देश की जनता त्रस्त है केंद्र और राज्य की सरकार से। और इन 5 राज्यों के चुनाव में जब 10 मार्च के दिन नतीजे आएंगे तो सारा गुस्सा पांचों राज्य में जिस तरह की परिस्थिति है, खास करके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, जहां पे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, निश्चित रूप से जनता गोवा में सत्ता परिवर्तन करना चाहती है, जनता उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन करना चाहती है, और खास करके उत्तर प्रदेश में भी जनता सत्ता परिवर्तन करने के मूड में है। जिस तरह से मोदी जी के लगभग 8 साल का कार्यकाल बीत गया, योगी जी का 5 साल का कार्यकाल बीता है, सबसे बड़ी समस्या इस देश में 2 वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है, किसान और नौजवान। किसानों को लेके बीजेपी अलग अलग दावे करती रही कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का काम किया जाएगा, लेकिन आय दुगनी तो नहीं हुई। किसानों के माल की लूट लगातार इस देश में जारी है। जो खाद है उसकी कीमत बढ़ा दी गई, बोरा में 50 किलो की जगह खाद 45 किलो का बोरा बना दिया गया। लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर हो, पंप चलाने के लिए किसानों को लूटा जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसान सम्मान निधि द्वारा किसानों को 2-2 हजार रुपये दिया जा रहा है, लेकिन जितना पैसा केंद्र सरकार खाद की कीमत बढ़ा के वसूल रही है, जितना पैसा डीजल की कीमत बढ़ा के लूटा जा रहा है, वो किसान सम्मान निधि से 10 गुना ज्यादा किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है। और जिस तरह से केंद्र की बीजेपी सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए, कोविड काल में पार्लियामेंट में बिल को रखा गया, लोकसभा में बहुमत था, अलग अलग पे बैठने की व्यवस्था की गई और लोगों को बोलने नहीं दिया गया, और निश्चित रूप से लोकसभा में बहुमत के आधार पे कृषि बिल पारित हुआ। लेकिन राज्यसभा में बहुमत न होने के बावजूद जिस तरह से बिल को बुलडोज किया गया और तीनों कायदे इस देश में, मंडी कायदा हो,
किसानों की जमीन को लीज पर फार्मिंग का मामला हो, सारे तीनों कानून को पूरी तरह से देश में बुलडोज करके लागू किया गया। लड़ाई किसानों ने कानून बनने से पहले शुरू कर दी थी और जब कानून बन गया तो किसानों ने दिल्ली की तरफ मार्च करने का काम किया। किसानों को रोका गया। जिस तरह से किसानों को रोककर कीले सड़कों पे गाड़ी गई, संगीनों के साए तले आंदोलन चलता रहा, मोदी सरकार को लग रहा था कि किसान हार कर वापस चले जाएंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकला। पुलिस ने ट्रैक्टर को लाल किले की तरफ मुड़वाया और एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा लाल किले पे निशान साहब का झंडा फहरवाकर किसानों को देशद्रोही की उपाधि देने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते रहे कि ये खालिस्तानी आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते रहे कि ये देशद्रोहियों का आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते रहे कि ये आंदोलन किसानों का नहीं, ये कुछ लोगों का, अमीर लोगों का आंदोलन है, ये किसानी नहीं है। किसान के भेष में बहरूपी आके आंदोलन कर रहे हैं। हमें लगता है कि 13 महीने आंदोलन चला, किसान भाई डटे रहे और एक दिन रात में टेलीविजन पर मोदी साहब को आना पड़ा और मोदी साहब ने ये कहा कि मैं कुछ लोगों को समझा नहीं पाया इसलिए कानून वापस ले रहा हूं। कुछ लोगों को नहीं, किसान आपके खिलाफ थे। आपको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के चुनाव में आपका सफाया हो जाएगा। आपने मजबूरी में कानून वापस लिए। हमें लगता है कि देश के किसानों ने पहली बार मोदी साहब के अहंकार को रोकने का काम किया और पहली बार केंद्र की सरकार को झुकाया। किसान मुबारकबाद के हकदार हैं। आज मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किसानों के हित में हमने कानून वापस ले लिए। अगर किसानों के हित में कानून वापस लेने की बात थी तो जब आंदोलन शुरू हुआ महीने भर में आंदोलन वापस हो जाता। कल तक जिन किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही कहा जाता था, आज राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि मोदी साहब ने 3 कानून वापस लेके किसानों के भले का फैसला लिया है। किसानों की मांग अभी भी पूरी तरह से मानी नहीं गई। एमएसपी पे कानून बने, इसको लेके समिति गठन होगी, इसीलिए किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया, लेकिन किसी भी समिति का गठन नहीं हुआ है। कृषि मंत्री है, वो तो कह रहे हैं कि फिर हम कानून लाएंगे। कानून वापस लिया गया है चुनाव के डर से। हमें लगता है कि केंद्र की सरकार को किसानों ने झुकाया है। केंद्र की सरकार, अगर मोदी साहब को किसान झुका सकता है तो किसान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की सरकारों को भी बदल सकता है। ये मोदी साहब को समझना पड़ेगा और पूरी तरह से इस चुनाव में किसान और नौजवान ये सबसे बड़ा मुद्दा है। किसानों की फसल को दाम ना मिलना, 700 किसान आंदोलन में शहीद हो गए, उनकी शहादत को लेके जिस तरह से सतपाल मलिक जी से मोदी जी ने बात कही, क्या मेरे लिए किसानों ने जान दी है? फिर सतपाल मलिक ने यह भी कहा कि मोदी जी को लेकर अमित शाह से मिलने से क्या बातें हुई, और कहा गया था आंदोलन वापस ले लो, जो मुकदमे किसानों पे लादे गए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। कोई भी मुकदमा वापस नहीं हुआ है। किसान पूरी तरह से नाराज है और दूसरी तरफ से बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। सरकारी असामियां 8.5 लाख केंद्र की रिक्त पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्ती बंद है। सरकारी भर्ती के नाम पे पर्चे भराए जाते हैं, अर्जी मंगाई जाती है। 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये इम्तिहान की फीस ली जाती है। पर्चा लीक के नाम पर इम्तिहान रद्द कर दिए जाते हैं। नौकरी देना है कि नौकरी के नाम पर पैसे जमा करना है, ये योगी बाबा को बताना पड़ेगा। हमें लगता है
कि नौजवान और किसान पूरी तरह से खिलाफ है। योगी जी कह रहे हैं कि हमारे राज्य में गुंडागर्दी खत्म हो गई, महिलाएं सुरक्षित हैं। हम पूछना चाहते हैं कि हाथरस की बलात्कार को लेके पीड़िता की अंतिम संस्कार घर वालों के मर्जी बिना क्यों कराया? क्या उन्नाव में आपका विधायक बलात्कार का आरोपी था कि नहीं? उनके गुंडों ने लगातार परिवार को प्रताड़ित करने का, डराने का काम किया कि नहीं? हमें लगता है कि बलात्कार जैसी घटनाएं योगी जी के राज में लगातार बढ़ी हैं। महिला सुरक्षित नहीं, सिर्फ प्रचार कर देने से सुरक्षित हैं लोग, इस तरह से नहीं। एडीआर की रिपोर्ट बता रही है कि महिलाओं पे अत्याचार 5 साल में सबसे ज्यादा योगी जी की सरकार में हुआ है। कुल मिला के गठबंधन की एक लहर बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहले चरण का चुनाव शुरू होगा और अंतिम चरण जाते जाते हमें लगता है कि पूरी हवा योगी जी के खिलाफ है और सिर्फ ध्रुवीकरण के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट मिलेगा, ये मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार ना धार्मिक आधार पे लोग बंट रहे हैं, ना जाति के आधार पे बंट रहे हैं। इस बार नौजवान और किसान, ये 2 ही वर्ग है जो इस सरकार को किसी भी जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको दरकिनार करके उत्तर प्रदेश में सरकार बदलेगी। हम लोग इस सरकार का हिस्सा रहेंगे, समर्थन करेंगे और पवार साहब ने इस देश में एक विकल्प भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनाया जाए, ये प्रयास हम करेंगे। और उसी कड़ी में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ है, वो विकल्प हमने खड़ा किया। हमें लगता है बीजेपी के खिलाफ जनता इस विकल्प को स्वीकारेगी और 10 मार्च को सत्ता परिवर्तन होगा। अच्छा, यह उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेसवादी पार्टी अनूप शहर में प्रत्याशी घोषित करने के बाद क्या जमीन तलाश लेगी? ये सवाल जमीन तलाशने का नहीं होता। हमारे प्रत्याशी के शर्मा जी अनूप शहर और बुलंदशहर के निवासी हैं। इससे पहले वो जिला परिषद के चेयरमैन रहे, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे, आज वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महासचिव हैं। तो निश्चित रूप से एक नेता को पार्टी चुनाव लड़ा रही है। मेरा दूसरा ये दौरा है। पहले इसमें काफ़ी लोगों से हमने मुलाकात की और जिस तरह से आरएलडी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता एकजुट होकर प्रचार कर रहे हैं, हमें लगता है कि नाराजगी जो सिटिंग विधायक हैं उनके खिलाफ बड़ी है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और हमें लगता है गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में शर्मा जी विजयी होंगे और हम देश में विकल्प निर्माण करने का काम करेंगे। सभी दल कांग्रेस को भी साथ लेकर एक पर्याय निर्माण करेंगे, लेकिन पवार साहब कभी भी प्रधानमंत्री की रेस में या उनकी अगुवाई में देश में चुनाव हुए, इस तरह से कभी हमने दावा नहीं किया। और निश्चित रूप से पवार साहब लोगों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे ऐसा पार्टी या पवार साहब की तरफ से कोई आग्रह नहीं है। आप महाराष्ट्र से यहाँ आए हैं चुनाव के लिए, लेकिन प्रचार करने में दिक्कत आ रही है, बीजेपी की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, क्या लगता है? नहीं, जिस तरह से आचार संहिता है और प्लस कोरोना है, हमें लगता है कि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से परमिशन को लेके कन्फ्यूजन खड़ा किया गया, चुनाव निर्णय अधिकारी उम्मीदवारों को अलग अलग तरह से बातें कर रहे हैं, हमें लगता है कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा था कि मर्यादित कार्यकर्ताओं की बैठकें हो सकती है, बंद हॉल में बैठकें हो सकती है, उसकी भी परमिशन नहीं दी जा रही है। 5 लोगों के साथ आप डोर टू डोर जाइए, डोर टू डोर उम्मीदवार जाएगा, लेकिन डोर टू डोर जाने के बाद गांव में अगर भीड़ जुटती है तो उसकी जिम्मेदारी उम्मीदवारों की नहीं होती है। ये भी चुनाव आयोग को समझना पड़ेगा। सेशन साहब का आचार संहिता हमने देखा है। आचार संहिता का मतलब जो है उसको चुनाव आयोग को ढंग से समझना पड़ेगा।
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले बयान दे रहे हैं, ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है। धार्मिक भावनाओं के नाम पर महाराष्ट्र में भी लोगों ने भावनाएं भड़काई थी, चुनाव लड़ा था, और हमें लगता है कि ऐसे कई चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के आधार पर चुनाव लड़े गए, इसके लिए चुनाव रद्द किए हैं। लेकिन जो सुशांत जी ने जो कड़ाई दिखाई थी, जिस तरह से चुनाव आयोग लाचार अपने आप को महसूस कर रहा है, हमें लगता है उसे भी जो भी आचार संहिता का उल्लंघन, चाहे नेताओं का बयान हो या जिस तरह से नेता कोई ट्वीट कर रहे हो, ये सबको गंभीरता से लेना पड़ेगा। देश में धर्म पर आधारित द्वेष फैलाकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इसको लेकर आज चुनाव आयोग को सतर्क होकर कार्रवाई या कड़ाई से लोगों को डील करना पड़ेगा, तब जाके चुनाव आयोग की गरिमा बनेगी। यूपी में आप कितने सीट लड़ रहे हैं? एक सीट अभी हम लड़ रहे हैं, एक आध सीट पे और बातचीत चल रही है। सवाल सीट का नहीं है, सवाल एक विकल्प निर्माण करने का है। आज एक सीट पे चुनाव है, देखेंगे जो एक सीट पे बात हो रही है उस पर जो भी फैसला होगा। लेकिन हम गठबंधन के साथ हैं और उत्तर प्रदेश में विकल्प जो है गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि आपको परमिशन नहीं मिल पा रही है और बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने 5 लोगों की टीम के बजाय 500 लोग लेकर घूम रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। सत्ताधारी पार्टी के सामने चुनाव आयोग लचर नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, अमित शाह जी नजर आए कैंपेन करते हुए, लेकिन लाहौल लश्कर 5 आदमी कार्यकर्ता है, लेकिन सुरक्षा का लाहौल लश्कर साथ में है। जनता के नाम पर भीड़ जुटाई जा रही है और थूक लगा लगा के पर्चे बांटे जा रहे हैं। अगर थूक लगाकर कोई भी फ्रूट बेचेगा तो कोरोना फैला रहा है। सब्जी वालों ने थूक लगाकर फ्रूट साफ किए तो उस पर मुकदमे दर्ज हुए। हमें लगता है कि अमित शाह जी ने भी थूक लगाकर पर्चे बांटे, कोविड फैलाने का एक ये कारण हो सकता है। चुनाव आयोग को उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जो थूक लगाकर कागज को अलग करता है, हमें लगता है अमित शाह जी थूक लगाकर नोट गिनने में माहिर हैं। शायद उनकी आदत है कि इतना पैसा भी गिने थे कि थूक लगाने की आदत लगी थी, इसीलिए भी पर्चा थूक लगा लगा के बांट रहे थे। किस मामले में नोट गिने थे? किस मामले में नोट? नहीं, नोट जो ज्यादा गिनता है थूक लगा के ही गिनता है। जब नोट गिनने का कोई आदी हो जाए तो थूक लगाता है, इसलिए कागज पे वो थूक लगा रहे थे। अच्छा, डिजिटल के माध्यम से आप लोगों का प्रचार कितना चल रहा है? नहीं, डिजिटल तो है, सब लोग ट्विटर फेसबुक के माध्यम से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सरकारी योजनाओं के नाम पर डाटा इकट्ठा किया गया, जिस तरह से जियो का डाटा उनके पास है, बीजेपी डाटा जो सरकारी है उसका दुरुपयोग कर रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं, कल जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम में खबर सामने आई है कि इजराइल से पेगासस ये भारत सरकार ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जांच बैठी है रिटायर जज के माध्यम से, 3 सदस्यीय जांच चल रही है। हमें लगता है कि कल तक बीजेपी कह रही थी कि पार्लियामेंट से पहले खबरें कैसे आ जाती है, आज फिर पार्लियामेंट से पहले खबर आ गई कि पेगासस खरीदा गया है। हमें लगता है अभी भी वक्त है पार्लियामेंट में बीजेपी ये कहे कि हाँ हमने पेगासस लिया है। आज तक पेगासस को लेके बीजेपी कह रही है कि देश को बदनाम किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। पार्लियामेंट सेशन के पहले कैसे खबर आ रही है, कब खबर आ रही है ये विषय नहीं, लेकिन पेगासस को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खुलासा हुआ है ये घातक है। हमें लगता है जांच आयोग के सामने चीजें आएगी और एक बार ये सिद्ध हो गया कि पेगासस खरीदा गया तो नेता, जजेस, विरोधी पक्ष के नेता, पत्रकार, समाजसेवी, इन सभी लोगों की जासूसी हुई है। हमें लगता है जांच के में ये मामला सामने आएगा। अभी भी वक्त है बीजेपी की केंद्र की सरकार ये माने कि पेगासस उन्होंने खरीदा था। यूपी में गठबंधन कितनी सीट जीत रही है? यूपी में गठबंधन कितनी सीट? अखिलेश जी ने कहा है कि 400 सीट।
जैसे गठबंधन के प्रत्याशी ने ये कहा है कि मुझे मेरे सुरक्षा कर्मियों से ही खतरा है, मुझे कभी भी जान ले सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो मैं वहाँ का क्या मामला है मुझे जानकारी नहीं। अगर सुरक्षा कर्मी से कोई खतरा है तो देश में कई बार हुआ है कि जो भी नेताओं की हत्या कई सुरक्षा कर्मियों ने की है। अगर उन्हें लगता है सुरक्षा कर्मियों से उन्हें खतरा है तो वो लिख दें सरकार को कि विड्रॉ कर ले सुरक्षा। धन्यवाद। कैंडिडेट के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है सर। मैं देखिए, प्रत्याशी के रूप में जो हमारी प्राथमिकता है, वैसे तो बेरोजगारी पूरे उत्तर प्रदेश का विषय है, नौजवानों की नहीं है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आपके सामने विस्तृत रूप से बताया कि एप्लीकेशन मंगा लेते हैं और कोई एग्जाम नहीं होता। हमने ये फैसला किया है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का ये आमंत्रण है अनूप शहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नौजवानों के लिए कि 30 और 40 गांवों के बीच में एक हैवी इंडस्ट्री लगाई जाएगी और अनूप शहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़ तो बहुत दूर है, बुलंदशहर भी रोजगार तलाश करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। उनको उनका रोजगार उनके घर में मिलेगा और उनको ही नहीं, उनके रिश्तेदारों को भी वही मिलेगा। ये पहली प्राथमिकता हमारी है। और दूसरी प्राथमिकता ये है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी उपज को जिस तरीके से कि आवारा पशु नष्ट कर रहे हैं, हम इसकी समुचित व्यवस्था करेंगे। ये दो हमारी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। नीरज जी, जैसे आप एनसीपी के नेशनल यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, आप युवाओं के लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं? देखिए, हम लोग आज उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और खास तौर पे अनूप शहर में घर घर में युवा बेरोजगार है, निराशा की ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, युवाओं के लिए रोजगार देने का किसी ने भी काम नहीं किया है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा आने वाले समय में और इस इलेक्शन में। युवा जाग चुका है और अब इस सरकार को बदलने का फैसला करेगा। एनसीपी महाराष्ट्र में काफी मजबूत है, लेकिन एक जो घड़ी के सिंबल पर यहाँ पर लड़ रहे हैं आप, उसको लोगों तक कैसे पहुंचा पा रहे हैं? जैसे सपा का साइकिल है, कांग्रेस का हाथ है, बीजेपी का वो है, लेकिन घड़ी के बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि एनसीपी समाजवादी के साथ लड़ रही है। लोगों ने मन बना चुका है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। गठबंधन के साथ में सब लोगों ने फैसला किया है, साइकिल हो, नल हो या जहां पे भी कोई दूसरा निशान हो गठबंधन में, जैसा कि घड़ी है, सब लोग घड़ी की तरफ जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी घर घर जाने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रचार प्रसार अच्छे से चल रहा है और मुझे पूरा यकीन है 10 तारीख को अनूप शहर विधानसभा में सब लोग घड़ी के वोट डाल के हमारे प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे।